हाय नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नेट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एनपी फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आपके जो NLM का एक पार्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर दिया है। ये बेसिकली जो आज चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है, वो NLM का ही पार्ट है, लेकिन अपन इसको अलग से पढ़ने का ये रीजन है क्या कि अपन जो इसके कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आज अपन शुरू करेंगे, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को आज अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहना है इस चैनल से, और वन बाय जितने भी लेक्चर है उसको अच्छे से फॉलो करने हैं। ठीक है, उनको फॉलो करके उनके जो ऊपर PYQ लगाने हैं, यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो, फिर PYQ लगाओ। ठीक है, और टेस्ट देके उसका एनालिसिस करो, देखो कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो इससे सारे जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आई होप आप अच्छे से एग्जाम दोगे। ठीक है, और उसमें 4 के आओगे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करके किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन होता क्या है, कैसे आता है, ठीक है, उसके कंसेप्ट आज सीखने वाले हैं। वो जैसे कि ये बॉल जा रही है, ठीक है, हवा में जा रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर एयर क्या कर रही है, इसको रेजिस्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे अपन कहेंगे कि एयर का एक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसमें कवर करने क्या क्या करने वाले हैं वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहले तो अपन फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, इसके ऊपर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, फिर एंगल ऑफ रिपोज देखेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, और लास्ट में टू ब्लॉक प्रॉब्लम देखेंगे। टू ब्लॉक प्रॉब्लम वैसे सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन 2022 में शायद एक आया हुआ है सवाल है, तो वो भी अपन क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम मस्त। देखो ये बच्चा है, क्या कर रहा है, ये धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है इस अलमीरा को। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, इधर फोर्स दे रहा है, लेकिन ये खिसक नहीं रही है। बताओ क्यों, फोर्स भी दे रहा है लेकिन यहाँ पे खिसक नहीं रही है। इसका एक रीजन है कि ये क्या है, इस सरफेस के कांटेक्ट में, ये क्या है, अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट में। और ये जो कंसेप्ट निकल के आता है अपन को, एक्चुअली में जो चीज़ें प्लेन दिखती है वो 100% आइडियल प्लेन में नहीं होती है, उनके बीच में क्या होती है, रफ सरफेस होती है। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों सरफेस को झूम करके देखता हूँ अर्थ की, ठीक है, अर्थ इस अलमीरा के, तो वो अपन को ऐसे कुछ दिख रही होगी, ऐसे कुछ। और ये था अपने पास अर्थ का, और इसकी ऐसी कुछ दिख रही होगी, जिसमें ये आपस में इनकी जो सिरे है वो क्या हुए हैं, फर्श। तो ये है अपने पास सरफेस किसकी है, अर्थ की है, धरती माता की है। ठीक है, माता तो माता होती है, और ये है अपने पास दैट इज सरफेस ऑफ अलमीरा। ठीक है, ये अलमीरा की सरफेस है, और ये एक्चुअल में क्या होती है, रफ होती है। तो जब ये इसके ऊपर बॉडी फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, तो क्या आपस में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं से अपने पास जो कंसेप्ट निकल के आता है दैट इज फ्रिक्शन का। इन दोनों के बीच में जो क्या लग रहा है, ठीक है, वो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मूव करने। अगर ये दोनों ही प्लेन होती, यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, तो इसके ऊपर फिसल जाती, ठीक है, स्लाइड हो जाती। लेकिन यहाँ पे इनकी जो सरफेसेस होती है वो रफ होती है, इसकी वजह से ये फिसल नहीं पाते। ठीक है, बॉन्डिंग हो गई इनके बीच में, आपस में लॉकिंग हो गई। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये जो लड़का है वो बहुत फोर्स लगा रहा है, बहुत गुस्से में आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे अलमीरा नहीं गिर रही है, बहुत गुस्से में। लेकिन इसका रीजन यही है कि यहाँ पे हैवी फ्रिक्शन लग रहा है। ये अपने पास निकल के आता है कंसेप्ट फ्रिक्शन का। आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी और मूव्स टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी कि एक दूसरे के ऊपर जब बॉडी मूव करती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इनटू प्ले व्हेन द बॉडी मूव्स टेंड्स टू मूव, यानी कि मूव करने की स्लाइड में या जब मूव कर रही है तो उनके बीच में जो लगता है उसको अपन बोलते हैं फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। आगे बढ़े, ये सिंपल डेफिनेशन थी, अपन ने वैसे समझ लिया फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक गलती कर बैठते हैं, हो सकता है कि आपको कभी ये क्वेश्चन में दे दें, ठीक है, कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसी को टिक करके आएंगे कि बताओ सही ऑप्शन कौन सा है, तो ये टिक करके आएंगे, जो कि बहुत गलत बात है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है, ठीक है, वो सपोर्ट भी करता है। फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये आपको बात है वो याद रखनी है, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये किसी बॉडी की मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे कि देखो ध्यान से, आगे अपन वैसे पढ़ेंगे 2 ब्लॉक में, जैसे ये वाला है, अगर मैं मान लो इसके ऊपर खींच के, इसके बीच में फ्रिक्शन है सफिशिएंट, इसको मैं फोर्स से खींचता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर तो फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये तो इस तरफ जाएगा। लेकिन ये क्यों जा रही है साथ में, इसका मतलब है कि इसको फ्रिक्शन है वो आगे सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये इसको आगे सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से ये आगे जा रही है। इसको भले अपोज कर रहा है इस तरफ, लेकिन ऊपर वाली जो बॉडी है उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इनके दोनों के बीच में देखो, अगर ये मान लो कि इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉडी कहाँ जाती है, इसके रेस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी मैं दे दूँ इस तरफ, जो अपन ने अभी रिलेटिव मोशन में पढ़ा था, इसको मैंने वेलोसिटी दे दी इस तरफ, तो ये इस तरफ जाना चाहता है, ये इस तरफ जाना चाहता है, इनके बीच में क्या आ रही है, रिलेटिव मोशन आ रहा है, यानी कि रिलेटिव आपस में स्लाइड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आगे फ्रिक्शन ऐड करता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों की रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या बात क्लियर होगी? आगे बढ़ें। चलो, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि मोशन को अपोज करता है, ये किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। ठीक है, यहाँ पे रफ सरफेस है अपने पास, फ्रिक्शन ये है। ठीक है, तो फ्रिक्शन होता क्या है, देखो इसको समझ लेते हैं अपन अच्छे से। यहाँ पे देखो, इसका नीचे क्या लग रहा होगा, अपन ने पढ़ा था न्यूटन में mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। इसके बीच में फ्रिक्शन दिया है, यहाँ पे आता है म्यू करके, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं, इनके बीच का म्यू दिया है अपन को और फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन को समझने से पहले, इसको समझने से पहले अपन, फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन आपको नाम से पता चल रहा है कि स्टैटिक कब लग रहा होगा, जब बॉडी रुकी हुई होगी, और काइनेटिक कब लग रहा होगा, जब बॉडी मूव कर रही होगी। ठीक है, ये दोनों केस में फ्रिक्शन लगते हैं। आपको इसका जो म्यू है वो म्यू एस दिया होगा, और इसका जो दिया होगा म्यू के दिया होगा। ये म्यू क्या होता है, ये कोएफिशिएंट होता है ऑफ फ्रिक्शन का। ठीक है, यहाँ से निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, फ्रिक्शन स्टैटिक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ। एक बॉडी है, यहाँ पे थोड़ा सा अपन डायग्राम को इस तरह बना लेते हैं। ये अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, इसके बीच में रफ सरफेस है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फोर्स, इसका मास m है, ये अपने पास mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। आप अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है वो अपन समझ लें। देखो, जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूँ, तो सबसे पहले इसको फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करने से पहले एक अपने पास आता है, वो आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं, वो इसको ऐसे लिखते हैं, FL इजिकल टू म्यू इंटू एन, और ये जो फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, ये फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होता है, इसको अपन लिमिटिंग बोलते हैं। लिमिटिंग के बोलते हैं वो आगे अपन समझेंगे। इसको म्यू इंटू एन होता है, और यहाँ पे म्यू कोएफिशिएंट है, और एन की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो एन की वैल्यू आ रही है mg, तो यहाँ से मैंने लिखा mg, ये अपने पास आ गया FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब भी आपको फ्रिक्शन लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करो, फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखो, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो लिखा। फिर आप देखोगे इसके ऊपर जो फोर्स क्या लग रहा है वो देखो। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है वो देखो। ठीक है, तो वो देखने के बाद अपन को पता चलेगा कि ये कैसे वेरी करता है फ्रिक्शन स्टैटिक में। तो जो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जो अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर देता है, सेल्फ एडजस्ट करता है। ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मैं ऐसे मानो कि इस F की वैल्यू है 10 न्यूटन, इस M की वैल्यू है अपने पास वो लग रही है, सॉरी M की वैल्यू है वो अपने पास 5 kg। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो N की वैल्यू 5 इंटू जी, यानी कि 50 आ गया, G की वैल्यू 10 होती है, 50 न्यूटन N लग रहा है, और इनके बीच का जो म्यू दिया है वो कितना दिया है, 0.5 मान लो, क्या मान लेते हैं, 0.6 मान लेते हैं एक बार के लिए। तो 0.6 मानेंगे तो यहाँ से जो फ्रिक्शन निकल के आएगा दैट इज लिमिटिंग 0.6 इंटू 50, तो यहाँ से कितना बन गया ये अपने पास 30 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम कितना लग सकता है ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे, दैट इज 30 न्यूटन। ये बात सुनाई। अब एक बार के लिए मैं इसको नहीं मानता यहाँ पे, अब मैं फोर्स की वैल्यू क्या करता हूँ, धीरे धीरे वेरी करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें जो फ्रिक्शन है वो कितना एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ फ्रिक्शन F और इसके बीच में। तो अपने पास जब फोर्स की वैल्यू ये रख रहा हूँ तो अपने पास फ्रिक्शन कितना आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वैल्यू ले लेता हूँ, 1 न्यूटन लगाता हूँ। आपको मैक्सिमम जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कितना है, 30 न्यूटन है। कितना लग रहा है, 30 न्यूटन, यानी कि वो फ्रिक्शन है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है, उससे अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा दे दिया तो वो किस कंडीशन में आ जाएगी, जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में आ जाएगी, यानी कि मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये स्लिपिंग कर देगी यहाँ पे। तो जब मैंने 1 न्यूटन लगाया
तो यहाँ पे भी इसने भी फ्रिक्शन कितना लग रहा हो, क्योंकि जैसे कि इसको मैं 1 न्यूटन दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बॉडी है, रुकी हुई है, और जब रुकी हुई है तो अपन को पता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो उतना का उतना पीछे क्या लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन। क्या लगेगा, फ्रिक्शन, वो पीछे लगेगा, इसको अपोज करेगा, ठीक है, इस बॉडी को। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 न्यूटन। मैं 5 न्यूटन लगाता हूँ तो भी कितना लगेगा, क्योंकि अभी भी रुकी रहेगी, मैं धक्का दे रहा हूँ इसको, ऐसे मान लो या तो खींच रहा हूँ, ठीक है, इसका 5 ग्राम है ब्लॉक है, 50 kg वेट है, बड़ा है ब्लॉक, मैं इसको खींच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं इसको खींच रहा हूँ। तो पहले मैंने 1 न्यूटन लगाया तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगा, 1, क्योंकि अभी वो मूविंग स्टेट में नहीं है, अभी भी वो रेस्ट में है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0। तो यानी कहने का मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, वाई में तो एन mg के इक्वल है ही, ठीक है। तो इस केस में 5 है तो यहाँ पे भी कितना लगेगा, 5 न्यूटन, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ मान लो 15 न्यूटन, 15 न्यूटन लग रहा हूँ तो भी इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो 15 न्यूटन लगता है, ठीक है। 25 लगा रहा हूँ तब भी कितना लगेगा, 25 न्यूटन। 30 न्यूटन लगा रहा हूँ, 30 न्यूटन लगेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर 31 न्यूटन लगा दिया, ठीक है, तब इस केस में अपने पास कितना निकल के आएगा वो अपन को निकालना है। तो जैसे ही मैंने देखो इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 30 न्यूटन लगा सकता है। अब इससे ज़्यादा ये नहीं लगा सकता, ये इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे मैं एक और डेटा दे देता हूँ आपको। अगर मान लो ये म्यू एस दिया है अपन को और एक म्यू के भी दिया है, वो थोड़ा सा हल्का सा कम होता है, मान लेता 0.5 दिया है, ठीक है, 0.5 दिया है ऐसे मानो, ठीक है। तो इस केस में अपने पास सबसे पहले आप क्या करो कि जब भी आपको लिमिटिंग लिखना है तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पे म्यू लेना पड़ेगा, दैट इज ये म्यू एस लेना पड़ता है, ठीक है ना, लिमिटिंग के लिए, ना कि म्यू के। मोस्ट ऑफ 99 केस में तो आपको म्यू एस और म्यू के सेम ही दिए होते हैं, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे बॉडी रुकी हुई थी, खींच रहा था मैं, फोर्स की वैल्यू बढ़ रही थी, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जब मूव करने की कंडीशन में आ जाएगी तब इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू स्टैटिक म्यू से। तो यहाँ से अब इस केस में ये जस्ट 30 न्यूटन लगाया तब तो यहाँ पे 30 न्यूटन इसके ऊपर लग गया, ये सबसे मैक्सिमम लग गया। अब इसके बाद ये किस स्टेट में आ जाएगी, मूविंग, यानी कि इसके पास जो फ्रिक्शन होगा दैट इज कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ से मैं जो फ्रिक्शन होगा अब इसके पास आ जाएगा एफ के, और वो आ जाएगा 0.5 इंटू कितना लगा रहा हूँ मैं, बताओ, एम जी, म्यू एम जी, तो वो कितना हो गया अपने पास, बताओ कितना था, 50। तो ये अपने पास हो गया 25 न्यूटन, यानी कि इस केस में जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो क्या ये बात समझ आ गई, यानी कि अब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज 25 न्यूटन। अब आप इससे पूरी यानी कि बढ़ाते ही जाओ, 50 कर दो, ठीक है, 100 कर दो, तब इस केस में 25 अब ये क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कहने का मतलब ये है, फ्रिक्शन को समझने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 फ्रिक्शन होते हैं, दैट इज फर्स्ट स्टैटिक एंड सेकंड इज काइनेटिक। फर्स्ट जो स्टैटिक होता है, जब अपन क्या करते हैं कि जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी उसी वैल्यू रेट से बढ़ता है, लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है कि इसके ऊपर इतना मैंने फोर्स मैक्सिमम लगा दूंगा, तब उसके बाद वो क्या हो जाएगी, स्लाइड करना शुरू हो जाएगी, जो कि यहाँ पे कितने पे स्लाइड होना की कंडीशन है इसकी, 30 न्यूटन। तो यहाँ से मैंने जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ तो फ्रिक्शन भी उतना ही लग रहा है, 5 लगाया तो 5, यानी कि यहाँ पे 25 जैसे ही 30 लगाया तब 30 आया, और जैसे ही मैंने 31 लगाया यानी कि थोड़ा सा इससे बढ़ा दिया, तब इस केस में ये स्लाइड होना शुरू हो गई। ये स्लाइडिंग की कंडीशन है, जस्ट स्लाइडिंग, ठीक है। ये अपने पास जस्ट स्लीपिंग आप बोल सकते हैं, स्लाइडिंग स्लीपिंग बोल देते हैं ना, स्लिप करना शुरू हो रही है, यहाँ पे फिसल रही है। और इस केस में जैसे ही मैंने बढ़ा दिया तो इस केस में अपने पास ये कौन सा आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जो है अपने पास ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये जो अपने पास अब आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, इस केस में आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये अपने पास होते हैं दोनों फ्रिक्शन। तो ये तो आपको मोस्ट ऑफ केस में म्यू के सेम दिया होगा, लेकिन यहाँ पे म्यू के की जो वैल्यू होती है थोड़ी सी हल्की सी कम होती है म्यू एस से, याद रखना है। तो ये था बेसिक थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे बढ़ गया, चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं। अपन ग्राफ देखते हैं वेरिएशन फोर्स के बीच में, तो कैसे वेरिएशन आता है। सबसे पहले अभी जस्ट अपन ने जो टेबल देखी, टेबल में क्या देखा, देखो कि जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ फ्रिक्शन भी उसी रेट में बढ़ रहा है, लेकिन एक मैक्सिमम के बाद उसकी जो वैल्यू है हल्की सी कम हो गई और वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। अब आगे आप कितना भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अब की बात कौन सी रहेगी, 25 ही रहने वाली है। तो यहाँ पे वही ग्राफ है कि इनिशियल में यहाँ पे एंगल है दैट इज 45 डिग्री हो जाएगा, तभी इस केस में जो एफ है इसको अपन एफ लिख देते हैं, और ये है अपने पास एफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक था, ये है अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। इस केस में जैसे 1 लगाया तो यहाँ पे भी 1 आ गया, और ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको अपन FL या F मैक्स भी बोलते हैं, और वो क्या होता है म्यू एस इंटू एन, ये अपन ऐसे निकालते हैं। किसका लेना है कॉफिशिएंट, म्यू एस का लेना है, ठीक है। और जैसे ही अब मैक्सिमम वैल्यू आ गई, जैसे यहाँ पे अपने पास कितनी थी, इसकी वैल्यू 30, फ्रिक्शन की वैल्यू 30 थी, मैंने 30 लगा दिया, इक्वल थे। और जैसे ही मैंने 31 से थोड़ा, यहाँ पे मान लो कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 31 लगा दिया, तो इस केस में अपने पास ये कितनी आ रही थी, 25 आ रही थी। और आप आगे कितना भी अब लगाओ, ये क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या कर रही है, लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जब इसकी जो लिमिट है, लिमिट तक पहुंच जाता है, उसके बाद वो क्या कर देता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, और ये फिर क्या हो जाता है, लास्ट में कांस्टेंट हो जाता है। तो ये ग्राफ होता है फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू के होता है, ठीक है, वो बराबर भी हो सकता है और कम होता है वैसे, ठीक है। आइडियल केस में अपन बराबर ही मानते हैं। इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, ठीक है, म्यू, ये कोएफिशिएंट होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, अपन ने ये इसको टेबल से समझ लिया, ठीक है। आगे बढ़ें क्या, चलो। तो यहाँ पे वही लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन देयर इज नो एक्चुअल रिलेटिव मोशन बट जस्ट अ टेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन जस्ट ये टेंडेंसी के केस में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट ये मोशन करने की कंडीशन में होता है, उससे जो नीचे फ्रिक्शन लगता है उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है अपने पास यहाँ पे म्यू एस स्टैटिक, दैट इज म्यू एस इंटू एन, और वो जाएगा मैक्सिमम। तो अगर मान लो कि एन की वैल्यू mg है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, तो mg के इक्वल होगा, इस केस में ये हो जाएगा, ठीक है। ये था अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और अपने पास तीसरा था काइनेटिक, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन होता है तभी ये यहाँ पे एक्ट करता है, ये कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। यहाँ पे म्यू के होता है लेस देन म्यू एस से होता है, लेकिन 99 केस में आपको इक्वल ही दिया होगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलो एक सवाल करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि ये कंसेप्ट कैसे अपन लगा सकते हैं। इस सवाल से आपके जो ये स्टैटिक्स और काइनेटिक वाले कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्या बोला है कि डिस्कस द वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन अप्लाइड फोर्स इंक्रीज फ्रॉम 0 to 10 न्यूटन। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, 0 से 10 न्यूटन के बीच में फोर्स की वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, और देखना है कि इस केस में फ्रिक्शन कैसे वेरी करेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखना है, दैट इज एफ एल, और वो क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू एन, और आपको पता है एम जी कितना लग रहा है, दैट इज 30, तो एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 30। तो यहाँ से अपन ने लिखा एन इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से म्यू एल आ जाएगा, म्यू एस कितना दिया है 0.2 इंटू 30, दिया गया अपने पास 6 न्यूटन, सही लिखा है मैंने क्या, 6 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि एफ एल की वैल्यू कितनी आ गई 6 न्यूटन। ये कितना लग रहा होगा इसके ऊपर, मैक्सिमम, इतना मैक्सिमम ये एक्ट कर सकता है, ठीक है। और एफ के जो होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिए, तो एफ के हो जाएगा 0.18 इंटू 30, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो गया 1.8 5.4 हो जाएगा, है ना, न्यूटन। ये अपने पास एफ के भी आ गया, अपन दोनों सारी चीज़ें लिख दी लिमिटिंग। अब अपन को फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखो आपको पता है, मैंने जस्ट बताया कि लिमिटिंग के अगर नीचे फोर्स की वैल्यू है, तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो स्टैटिक लगता है और वो इक्वल लगता है, यानी कि अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तो जब 0 से मैंने 6 तक लगाया होगा, तब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हुई होगी, 6 हुई होगी, ठीक है। और जैसे मैंने 6 से ज़्यादा लगा दिया 7 न्यूटन, ठीक है, तो इस केस में अपने पास फिर कितना आ जाएगा 5.4 न्यूटन आ जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई, यानी कि मैं यहाँ पे आपको वापस टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एफ लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन 0 लगाया होगा तो 0 1 1 2 2 लग रहा होगा 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये अपने पास लिमिटिंग आ गया। और यहाँ पे ये जो लग रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और ये अपने पास है मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब ये इसकी आगे लिमिट, लिमिटिंग बोलने का मतलब ये लिमिट है। अब इसके बाद अगर आप लगाओगे तो अपने पास दूसरा फोर्स लग गया, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से अब जैसे मैंने 7 किया तो यहाँ पे अब 6 नहीं लग के यहाँ पे हो जाएगा 5.4, और 8 भी करो 9 भी करो 10 भी करो, तब ये केस में कांस्टेंट रहेगा। अरे हाँ ना बोलो यार, ये समझ में आ गया हो तो, ठीक है। और ये जो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे लगता है एफ एस। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वही था फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट। आगे बढ़े क्या हाँ, एक सवाल है,
अच्छे से करते हैं इस सवाल को। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी 20, द बॉडी स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, हाँ ये बोला गया। देखो आपको पता है कि इनिशियल वी वेलोसिटी से जा रही थी, है ना, ये, और वी कितना दिया इनिशियल, u दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, और आपको पता है कि फ्रिक्शन लग रहा है और ये फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और अपन को यहाँ पे स्टैटिक ना दिया है कुछ तो अपन फ्रिक्शन ही मान लेते हैं, ठीक है, और काइनेटिक लग रहा होगा, ठीक है, और वो कितना लग रहा होगा बताओ, यहाँ पे म्यू एम जी, ठीक है, तो यहाँ से म्यू अपन को निकालना है, एम कितना दिया है 10 × 10 एन की हो गया अपने पास 100 म्यू, ये अपन को फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना जाएगा 10 म्यू बाय एम, यानी कि अपने पास आ गया 10 म्यू, ये अपने पास एक्सेलरेशन लग रहा है, और ये की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ जो लग रहा है एक्सेलरेशन दैट इज 10 म्यू। तो बस आपको क्या बोला है, टाइम पूछा गया है, वेल अपन निकाल सकते हैं, क्या बोला है 5 सेकंड बाद फ्रिक्शन, तो अपने पास फॉर्मूला है v = u + at, काइनेमेटिक्स का यहाँ पे फंडा लगा देंगे, v = u + at, ये लास्ट में फाइनल 0, ये कितना है 20, ठीक है, और माइनस का ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में, और टाइम कितना है 5 दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, 20/5 × 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2/5, ठीक है, 0.4 आ गया। बस सिंपल सवाल था, 2023 का है, ठीक है, शिफ्ट सेकंड का था। तो ऐसे इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आते मैथ्स में, बस इस टाइप के सवाल आते हैं, बस आपको ऐसे करने होते हैं। क्या ये बात समझ आई, ठीक है, तो सिंपल आते हैं, आपको फोड़ के आना इस बार, आगे बढ़े क्या, देखो ये ईजी सवाल था। और क्या बोला है, जेईई मेंस 2023 का ही सवाल है, जनवरी शिफ्ट का। अ बॉडी ऑफ मास kg, सॉरी ये तो कर लिया अपन ने, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, इस सवाल से अपन आगे एक और कंसेप्ट अच्छा सीखेंगे, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय द फोर्स F एक्टिंग 30 डिग्री एंगल पे दिया है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स ये दिया है, ब्लॉक ऑफ द स्टार जस्ट मूव फॉर द एलो ऑफ फोर्स। इन्होंने ये बोला है कि जस्ट स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, और आपको बताया जस्ट स्लाइडिंग के केस में अपन जो फ्रिक्शन ले रहे थे दैट इज रिलेटिव, अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन ले रहे थे, ठीक है, लिमिटिंग ही ले रहे थे। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके कंपोनेंट तोड़ देने। अपने पास ये फोर्स है, ये हो जाएगा F cos 30, यानी cos 30 होता है अपने पास F √3/2, तो ऊपर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ F/2 क्योंकि यहाँ पे F sin 30 आ जाएगा, ये अपन को लग रहा है। ऊपर और क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा है mg मास कितना दिया है 10 kg दिया है, यानी कि 100 लग रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल। अब ऊपर तो ये जान नहीं रही है, ठीक है, यानी कि इस केस में जो ये अपने पास हो जाएगा नॉर्मल प्लस F/2, वो क्या है 100, तो यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया 100 - F/2, ये आ गया, ठीक है। और अपन ये जानते हैं कि इसके पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। जस्ट स्लाइडिंग के केस में जो ये फोर्स है वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो इस केस में जो हो जाएगा F √3/2, ठीक है, 21 लिखा है, जस्ट क्या बोला है, जस्ट स्लाइडिंग, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, पुश फॉर द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट, है ना, वही जस्ट स्टार्ट के केस में इक्वल कर दिए। ये अपने पास फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज म्यू इंटू एन, तो √3/F/2, तो यहाँ से एन की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू कितना दिया है 0.25, एन की वैल्यू कितनी दी है अपन को 100 - F/2 = हो जाएगा √3/2 × F। बस यहाँ से F निकाल लो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपने पास। आगे देख लेते हैं सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है, यही किया, देखो यहाँ से ये किया है, तो ज़्यादा टफ थोड़ा ही था, यहाँ से F की वैल्यू निकाल दी, 25.22 आ रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, और ये आ गया अपने पास आंसर। अब एक एडवांस का PYQ है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती ये की कि अपन को भी पता है कि जब भी स्लाइडिंग का बोल रहा है अपन को, है ना, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट क्या बोल रहा है कि स्टार्ट द मोशन ऑफ ब्लॉक। अपन जानते हैं कि स्टार्टिंग के केस में जब अपन को पता है कि जो F होता है वो F के इक्वल होता है ना, जस्ट स्लाइडिंग के केस में ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ये जब कब होता है, जब आपको बोला होता है फोर्स, ये कब होता है, व्हेन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैं लिख देता हूँ, व्हेन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इन हॉरिजॉन्टल। जब आपको ये दिया है हॉरिजॉन्टल, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि फ्रिक्शन F के इक्वल होगा, ठीक है, और अपन वो लिख देंगे डायरेक्ट म्यू इंटू एन, ये करके आप लिख सकते हो, ठीक है, यही कंडीशन है,
आप डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपन डायरेक्ट लिख देंगे म्यू और एम की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे mg। बस ये बहुत सारे बच्चे करके आए, जो कि मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ गलत है ये। और ये एडवांस का PYQ है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ध्यान से देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे ये फोर्स किसी एंगल पर लगा रहा हूँ मैं, किसी एंगल पर, तो यहाँ पे फोर्स की जो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसका नॉर्मल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम भी हो सकती है कि नहीं। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हो सकता है किसी एंगल थीटा पे हो फोर्स लग रहा हो। ठीक है, तो इस केस में अपने पास ये वाला केस नहीं बनेगा, तो यहाँ से अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो अपने पास एक मास m है, यहाँ पे एंगल थीटा पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे f कोस थीटा लगेगा, ऊपर जो लगेगा दैट इज़ f साइन थीटा लगेगा, अपन जानते हैं। ऊपर नॉर्मल लग ही रहा है, नीचे mg लग ही रहा है, सारे इसके एफ मैंने बना दिया। ठीक है, इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। अब अपन को पता है कि फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा दैट बैकवर्ड इन डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, इसकी जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ से अपन जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा f कोस थीटा, और यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं दैट इज़ म्यू इंटू एन f कोस थीटा। तो यहाँ से म्यू लिख दूंगा मैं, वो लिख दूंगा, क्या हो जाएगा बताओ, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ mg माइनस f साइन थीटा इज इक्वल टू f कोस थीटा। तो यहाँ से अपने पास जो फोर्स निकल के आता है वो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये अपने पास बन जाएगा म्यू mg माइनस म्यू f साइन थीटा इज इक्वल टू f कोस थीटा। ठीक है, ये लिख दिया, और यहाँ से इसको इस तरफ लेके आया और f को कांस्टेंट ले लिया, तो f यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, तो अंदर क्या बचा बताओ, ये बन गया अपने पास कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। यहाँ से अपने पास f निकल के आया म्यू mg अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब देखो ये फोर्स निकल के आया अपने पास, किसी एंगल पर होता है तब अपने पास फोर्स निकल के ये आता है। इसमें साफ मेंशन कुछ नहीं किया है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है, इसने ये बोला है कि मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप किसी एंगल पर देखोगे तो अपने पास ये इक्वेशन लिख रही आ रही है। तो अपन क्या मानते हैं, हॉरिजॉन्टल मानते हैं, तो इस केस में जो थीटा बन जाता है वो 0 बन जाता है, तो यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे इस केस में ये नहीं होगा। और अपन जानते हैं कि जब अपने पास ये इक्वेशन आई है कि f इज इक्वल टू म्यू mg अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, क्या ये निकल के आया कि नहीं। तो अगर मुझे ये मिनिमम करना है, ध्यान से देखना, इफ़ इसको मिनिमम करना है तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। ठीक है, f मिनिमम करना है तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, देन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोले यार, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्स वैल्यू, वो होती है 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर होती है, लेकिन ये आती कैसे है वो देखो ध्यान से। ये अपन ट्राइंगल से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, साइन थीटा, अपने पास जो भी निकल के आया टेन थीटा, वो अपन लिख सकते हैं। कैसे देखो, एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से टेन थीटा क्या बनेगा बताओ, टेन थीटा बनेगा एफ साइन थीटा अपन, कहाँ गया ये मैंने लिखा था, चलो आपको ये वैल्यू याद रखना एक बार। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है नहीं डेरिवेशन, बस आपको ये डायरेक्ट जब भी ऐसा कोई केस बन रहा है, मैं यहाँ पे पैटर्न बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि जब भी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा होता है, ठीक है, तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू करती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसके बीच में रेंज में वेरी करते हैं। आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये होती है। तो अब मैक्सिमम ये वैल्यू निकल के आती है, तो अपने पास जो फोर्स की वैल्यू निकल के आती है दैट इज़ एफ मिनिमम, वो आती है म्यू एम जी अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपको बात याद रखनी है, हो सकता है आपको मेंस में पूछ लें। ठीक है ना, तो ये मिनिमम निकल के आता है, ना कि म्यू एम जी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको इस केस में ये सोचना था कि हो सकता है कि फोर्स एंगल पे लग रहा हो, तो इस केस में अपने पास ये नहीं आके अपने पास जो आंसर निकल के आता है दैट इज़ म्यू एम जी अपॉन रूट 1 प्लस एम म्यू स्क्वायर। तो ये अपने पास किसका था बताओ, ये है एडवांस का PY।
तो ये समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब अपने पास आता है एक कंसेप्ट दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। क्या आता है? एंगल ऑफ रिपोज। देख लेते हैं अपने पास कितना और बचा है। ये बचा है, बस थोड़ा ही रहा है अब तो, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। कितने पेज है? वैसे थोड़ा ही है ये। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि कोई भी बॉडी अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर होती है, जैसे मान लो अपन यहाँ पे एक सपोज करो ये ऐसे अपने पास ये बुक है, ठीक है। ये अपने पास है ऐसे बुक, ठीक है। ये प्लेन पे रखी हुई है पहले, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या क्लियरली? हाँ, ऐसे प्लेन पे रखी हुई है। अब मैं जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ, इस हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है वो मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। दिख रहा है क्या? ठीक है, ऐसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब ये जो इसके ऊपर रखा गया है जो बॉडी है, जैसे ही जिस एंगल पर ये स्लाइड करना शुरू हो जाए, मूव करना शुरू हो जाए, उसको ही बोलते हैं एंगल को। ये देखो, इस एंगल पे जस्ट मूव करना शुरू हो गई है ना। इससे कम था तब ये नहीं कर रही है, और इस एंगल पे जस्ट मूव करना शुरू हो गई, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। क्या समझ में आ गया क्या ये बात? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं। एंगल ऑफ रिपोज जो होता है यहाँ पे थीटा आर है ना, थीटा आर से एक तो कम हो सकती है कोई वैल्यू, एक इक्वल हो सकती है, और एक अपन ज़्यादा। 3 केस लेंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज वो होता है जस्ट स्लाइडिंग के केस में, है ना, जस्ट स्लीपिंग। जस्ट स्लीपिंग वाला केस होता है, तो इस केस में अपन फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके केस अपन देखेंगे तीनों। क्या हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई, कोई नहीं प्यारे बच्चों, टेक्निकल इशू आ गया था। अब वापस अपन स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जस्ट स्लाइडिंग के केस में जो अपने पास बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के समझाया, एग्जाम्पल देके। तो जब एंगल, इसको अपन थीटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसकी वैल्यू कम है, तो पहला केस ये अपन ये लेते हैं, ठीक है। पहला केस ये है व्हेन थीटा की वैल्यू अपने पास थीटा आर से कम है। तो आपको पता है कि इस केस में ये थीटा, ये एंगल अपने पास ये हो जाएगा, यहाँ पे डाउनवर्ड mg लगेगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल रखेगा, ठीक है। mg का ये वाला mg कोस थीटा लगेगा, ठीक है, एंगल थीटा है। और ये लगेगा mg साइन थीटा। और आपको पता है कि जब ये थीटा की वैल्यू थीटा आर से कम है, तो ये किस स्टेट पे है बताओ? ये अपने पास रेस्ट में है, ठीक है, रुका हुआ है। और रेस्ट पे है, इसका मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास mg साइन थीटा के इक्वल। यानी कि जब रेस्ट पे होता है तो अपन जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो इसके ऊपर इक्वल फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। पहले वाला ये केस बन गया। यहाँ पे जो नॉर्मल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? म्यू mg कोस थीटा, ठीक है। और म्यू mg कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, देखना ध्यान से, म्यू mg कोस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो mg से mg गया, तो यहाँ से जो tan थीटा निकल के आया, दैट इज़ म्यू। तो यहाँ से थीटा निकल के आया tan इनवर्स म्यू, ठीक है। ये निकल गया है अपने पास थीटा। और यही थीटा जो होता है दैट इज़ रिपोज एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं? रिपोज एंगल बोलते हैं, tan इनवर्स म्यू को ही, ठीक है। क्योंकि जस्ट इस एंगल से मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये स्लाइडिंग करना शुरू हो गया। यानी कि ऐसे केस में अपन मानते हैं कि ये अगर रुकी हुई है और जस्ट इसके बाद क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है, तो ये बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर, ठीक है। समझ में आ गया? तो पहला केस तो ये है, और दूसरा केस अपने पास यही बन जाता है कि जब थीटा एल की वैल्यू, दूसरा ये है, ठीक है ना। केस नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। तब इस केस में जो थीटा आता है वो कितना आ जाता है? ये। और इस केस में जो अपने पास थीटा बनेगा दैट इज़ लेस देन tan इनवर्स म्यू, ठीक है, ये बन जाएगा। और इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो mg साइन थीटा के इक्वल लगेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा अपन ने एंगल ऑफ इक्वल लिख दिया। अब इसकी वैल्यू जो है वो थीटा आर से ज़्यादा है, सॉरी कम है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन थीटा आर से है। तो इस केस में अपने पास क्या आर से निकल के आएगा? देखो, ये अपने पास ब्लॉक है, इसका मास m, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे mg, ये हो जाएगा mg कोस थीटा। यहाँ पे क्या लगेगा? नॉर्मल m, यहाँ पे लगेगा mg साइन थीटा।
और आपको पता है कि जब ये स्लाइड कर रहा होता है ए एक्सेलरेशन से ये इस तरफ चलेगा, इसके पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें अपन को पता है। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, पहले तो अपने पास एन की वैल्यू आ रही है, दैट इज़ एम जी कोस थीटा आ रही है। ठीक है, और इस केस में क्या आ रही है, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, ये एम ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें अपन को लिखाई हुई है। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, और ये वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए। एम से एम गया, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, एम से एम तीनों ही गए, तो यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन निकल के आया, दैट इज़ जी भी अपन कॉमन ही ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। इतना एक्सेलरेशन निकल के आता है, इतने एक्सेलरेशन से क्या कर रही होगी, स्लाइड कर रही होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और अगर मैं आपको ये ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, दूसरा केस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहला केस ये जब ये नीचे डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है, और जब मैं इसको फोर्स देता हूँ ऊपर, यहाँ पे फोर्स धक्का देता हूँ, तो इस केस में जो फ्रिक्शन आएगा वो डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो इसको फ्रिक्शन है वो एम जी साइन थीटा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो सेकेंड जो केस बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं पेज ऐड करके, कि अगर मान लो कि ये वेज है अपने पास, थीटा की वैल्यू थीटा आर से ज़्यादा है, और मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ एफ। ठीक है, ठीक है, ये जो न, और ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है एम ए, इसका मास एम है। तो यहाँ से इस केस में जब की बार फ्रिक्शन भी लगेगा, दैट इज़ डाउनवर्ड लगेगा फ्रिक्शन, और यहाँ पे क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा भी लगेगा, यहाँ पे वही लगेगा एन एम जी कोस थीटा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो इस केस में अब की बार जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो आ जाएगा जी साइन थीटा, बस यहाँ पे प्लस हो जाता है कोस थीटा, बस याद रखना है, और ये हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है, तो ये आपको दोनों केस समझ में आ गए, यानी कि इस केस में जो थीटा अपने पास क्या है, वो है tan इनवर्स म्यू से ज़्यादा है। ठीक है, रिपोज एंगल से ज़्यादा है। तो ये आपको तीनों केस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बस इतने इतने केस। अब सवाल करते हैं, क्या बोला है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन 0.7। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स आपको बताना है। एक ब्लॉक है 2 kg का, रेस्ट पे है और इंक्लाइन प्लेन पे, सिंपल है। ठीक है, ये अपन को क्या बोला गया है, 30 डिग्री एंगल, और ये 2 kg का ब्लॉक और क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, बोला अपन को क्या बोला है, एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पे मतलब समझ में आ गया क्या, यहाँ पे कौन सा कि थीटा की वैल्यू है दैट इज लेस देन थीटा आर से। ठीक है, थीटा आर से, और अपन थीटा आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा जो आर है दैट इज tan इनवर्स म्यू करके, यानी 0.7 करके आप लिख सकते हो, है ना, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ से अपने पास ये बना, और क्या बोला है कि फ्रिक्शन के बीच में म्यू ये दिया है अपन को, यहाँ का जो म्यू दिया है दैट इज़ 0.7 दिया है, और अपन को पता है कि यहाँ पे कितना लग रहा होगा, 20 sin 30 लग रहा होगा, यानी कि 10 न्यूटन लग रहा है। तो अपन जानते हैं कि जब ये रेस्ट में होता है तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो कितना लगेगा आगे की तरफ, जितना ये लगा रहा था, यहाँ पे जो फ्रिक्शन निकल के आता है दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन कितना निकल के आया, 10 न्यूटन। सही लिखा है मैंने, बताओ, म्यू इंटू एम जी। रुको, इन्होंने क्या बोला है कि ऑन इंक्लाइन प्लेन 60 बोला है, क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल से। एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत क्या आ रही है। हाँ वही है, सही है, अपन ने 10 वैल्यू ली थी, यहाँ पे 9.8 लिए, तो मतलब वो हो जाएगा, बस सिंपल सवाल था, ये हो जाएगा। ठीक है, इजी सवाल है। और क्या बोला गया है, अब ब्लॉक इन मास एम स्लाइड्स डाउन द प्लेन ऑन इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री एक्सलेट g/4 द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी मैंने जस्ट केस बताया कि जब डाउनवर्ड कर रहा था, इस केस में अपने पास ए आता है साइन थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, और ए की वैल्यू अपन को दी है g/4, जी साइन थीटा कितना दिया है, साइन 30 डिग्री माइनस म्यू की वैल्यू दी है, अपन को म्यू निकालना है। ठीक है, और अपने पास हो जाएगा कोस 30 डिग्री, तो यहाँ से जी से जी कैंसिल, 1/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 माइनस म्यू √3/2। सही लिखा है, बताओ।
तो यहाँ से ये 2 से 2 बार गया, ठीक है, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि म्यू √3 इज इक्वल टू 1/2। तो म्यू की वैल्यू आ गई बाय 2√3। ईजी सवाल था, कोई ज़्यादा टफ था नहीं, देखो, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं, कोई ज़्यादा टफ सवाल आते नहीं है जेईई मेंस में। अब अपने पास एक इंसेक्ट है, ठीक है, पॉसिबल वेट कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए वर्टिकली अपवर्ड विच इंसेक्ट कैन क्राउल, ये अपन को सवाल पूछा गया है। तो बस मैक्सिमम एंगल के लिए अपन को बस यहाँ पे एक बार मैं इसका सही से डायग्राम बना, तो आप इंक्लाइन प्लेन सोच के भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे वर्चुअल इंक्लाइन प्लेन भी बना सकते हो सोच के, इससे भी आप कर सकते हो। मैं सिंपल बताता हूँ कि जब अपने पास ये है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास ये चिट्टी है, ठीक है, तो यहाँ से देखना ध्यान से, ये एंगल वर्टिकल से यहाँ पे है, ठीक है, इसका जो mg लगेगा दैट इज mg, यहाँ पे क्या लगेगा mg कोस थीटा, यहाँ पे क्या लगेगा नॉर्मल, और आपको पता है जब ये ऊपर जाना चाह रहा है तो इसके पीछे क्या लगेगा mg साइन थीटा लगेगा। फ्रिक्शन का लगेगा इसके ऊपर, ये बताओ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, ठीक है, और वो लगेगा अपने पास डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी इस तरफ लगेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि मैक्सिमम थीटा यहाँ पे के लिए, मैक्सिमम थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना मैक्सिमम जा सकता है। तो अगर देखो अपन को क्या पूछा है, एंगल जिससे ये क्या इंसेक्ट ऑफ क्राउल, तो यहाँ से अपन को जब ये लिखना है तो इस केस में थोड़ा फ्रिक्शन की मैंने डायरेक्शन उल्टी लिख दी, ये कि अगर इसको चलना है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम कितना हो सकता है जब यहाँ पे ये कौन सा बन रहा हो, एंगल ऑफ रिपोज जैसा कंडीशन बन रही हो। तो यहाँ पे मैं इक्वल कर देता हूँ, ये क्या लग जाएगा देखो ध्यान से, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू mg साइन थीटा, और यहाँ से वही सारा केस बन रहा है। देखो अपन ने ये भी लिखा कि n की वैल्यू mg कोस थीटा है, म्यू n साइन थीटा, तो यहाँ से डायरेक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो थीटा आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स म्यू, ठीक है। वही केस आता है यहाँ पे जो थीटा मैक्सिमम आता है, ठीक है ना, वही आता है। क्या ये बात समझ आई? तो यही वो सवाल था, कोई ज़्यादा टफ था नहीं, ठीक है। अब आते हैं अपन पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो अपन पढ़ते हैं। देखो क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये जैसे यहाँ पे जो अपन फोर्स दे रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आता है ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं, उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका वर्टिकल जो कांटेक्ट फोर्स है उसके साथ एंगल। तो यहाँ पे ये कांटेक्ट फोर्स दैट इज फ्रिक्शन सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, ठीक है, इन दोनों का जो अपने पास रिजल्टेंट निकल के आता है, ठीक है, दैट इज जिसको आर बोलते हैं अपन, ठीक है, और इसको बोलते हैं, और यहाँ से जो वर्टिकल से एंगल बनाया इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और यहाँ से अपन लिख सकते हैं जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा tan फाई करके, वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज फ्रिक्शन अपॉन n, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल पे तो फ्रिक्शन होता है म्यू mg, n भी क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, mg से n कैंसिल, तो यहाँ पे वही निकल के आता है, दोनों म्यू का इक्वल का। बस ये आपको लिखना है। अब फोर्स भी दिया, बाकी भी आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट था। अब आते हैं अपन 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पे। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेना, ठीक है, इसके ऊपर सवाल आते भी हैं, ठीक है, अच्छे वाले सवाल आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक कैपिटल M है, सेकेंड ब्लॉक इज स्मॉल है। इसके ऊपर पहले मैंने फोर्स लगाया, ये जो सरफेस है दैट इज स्मूथ है, और इसका जो अपन को फ्रिक्शन दिया हुआ है, दोनों दिया है, ठीक है। दोनों कैसे समझते हैं अपन, एक बार अपन इस बड़े वाले फोर्स लगाएंगे और एक बार इसके ऊपर लगाएंगे फोर्स ये करना है। अब ध्यान से देखो कैसे करना, कैसे है कि अपन को ये पता है, इसका मैं FBD एक बार खोल के बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि ये दोनों, अगर एक फोर्स की लिमिट होगी, अगर उस लिमिट में फोर्स की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू होती है, तब ये एक सिस्टम की तरह मान सकता हूँ, ठीक है, ये सिस्टम की तरह हो जाएगा तो इनका एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये एक्सेलरेशन इस तरफ जा रही है, तो यानी कि वो लेके जाने वाला जो फोर्स होगा दैट इज फ्रिक्शन। क्योंकि आप इसकी रेस्पेक्ट में इसको देखोगे तो इसकी जो वेलोसिटी इस तरफ होगी वो उसको ऑपोजिट दे दोगे, तो ये आपस में फ्रिक्शन मतलब रिलेटिव मोशन हो रही है। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन के कारण इसके आगे की तरफ क्या हो जाएगा फ्रिक्शन F लगेगा, और ऐसा कैसा इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, यानी कि इसका मास M है और इसके ऊपर जो नॉर्मल रखा है दैट N, ठीक है, ये है। तो यहाँ से अपने पास जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा M × A के,
ठीक है, m इंटू ए के आ गया, और नॉर्मल अपन जानते ही है वो क्या आ जाएगा, mg। समझ में आया क्या इतना? फ्रिक्शन यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से अपने पास देखो ये लिख सकते हैं, 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सेकंड, अब मैं यहाँ पे पीडी बना देता हूँ सेकंड का। पहले का तो ये था अपने पास स्मॉल m है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है और वो कितना लग रहा है, m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पे क्या है, आगे फोर्स लग रहा है, पीछे और फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मास कैपिटल M है, ठीक है। तो यहाँ से, और ये भी एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये भी एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। तो इक्वेशन नंबर 2, तो अपन इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर दें, ठीक है ना, प्लस 2 कर दें दोनों को, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आता है, डेट इज एफ अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आ गया अपने पास, एक्सेलरेशन निकल गई। तो यहाँ से फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो फ्रिक्शन हो जाएगा स्मॉल m एफ अपॉन कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। ये फ्रिक्शन भी आ गया निकल के। तो यानी कि इनके बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो ये है, नॉर्मल अपन ने लिख दिया, फोर्स अपन ने लिख दिया, एक्सेलरेशन इसका निकाल दिया। तो अब ये बताना है कि फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे क्या करें, जस्ट दोनों के बीच में क्या हो जाए, स्लाइड हो जाए, ये अपन निकालना चाह रहे हैं। और वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये अपन ने निकाल दिया। अब क्या हो रहा है कि जब स्लाइडिंग के केस में अपन लिखेंगे, तो इस केस में देखो यहाँ से अपन डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं, यहाँ से फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और वो फोर्स की वैल्यू आ भी सकती है अपने पास। तो देखो ध्यान से, अपने पास जो फ्रिक्शन फोर्स आया दैट इज स्मॉल m एफ अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। f माइनस कैपिटल M इजिकल टू ए था, तो यहाँ से अपन लिखेंगे f इजिकल टू, ये हो जाएगा कैपिटल प्लस f। तो यहाँ से सही लिखा मैंने, a की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, दैट इज, सॉरी यहाँ पे वो अपन ने सही से लिखा, एक बार यहाँ पे वैसे निकल के तो f ही आएगा, अपने पास फ्रिक्शन ही आ गया, चलो ठीक है। और क्या पूछा था अपने पास, अपन ये यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अपन को वो फोर्स की वैल्यू बतानी है जिससे इन दोनों के बीच में स्लाइड हो जाए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं ना दोनों की वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इस केस में जो दोनों का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, फोर्स की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे, जैसे यहाँ पे ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो क्या है कि ये अपने पास है, जैसे ये है। अब ध्यान से देखना कि ये अपने पास 2 ब्लॉक है, इसके ऊपर रखा गया है। अब मैं इसको धीरे धीरे फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, लेकिन एक फोर्स की वैल्यू होगी जिससे ये दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये देखो हो गया, ठीक है ना। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में अब क्या आ जाएगी, रिलेटिव मोशन, और इस केस में अब की बार जो फ्रिक्शन आएगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब की बार जो फोर्स की, ठीक है, अब की बार दोनों का जो रिलेशन, यहाँ पे अब की बार जो लगेगा फ्रिक्शन दैट इज एफ के, ठीक है, इस तरफ एफ के लगेगा, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा a1, इसका एक्सेलरेशन a2 होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन f लग रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन अपन ने लिख दिया, मास m है और ये स्मॉल m है। तो यहाँ पे अब की बार जो फ्रिक्शन f के हो जाएगा दैट इज m इंटू a1, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ जाएगा f के माइनस इजिकल टू m इंटू a2। तो इस केस में आपकी 2 इक्वेशन बनेगी, फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे यहाँ से फोर्स आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से दोनों की एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। तो ये था अपने पास 2 ब्लॉक सिस्टम का। अब दूसरा ये है, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा, ये वाला कौन सा केस देखा जिसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। अब अगर यही फोर्स मैं इसके ऊपर लगाता हूँ तो इस केस में क्या बनेगा अपने पास, वो अपन पढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या, ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। ये अपने पास है केस सेकेंड 2 ब्लॉक का, स्मॉल m है, कैपिटल M है, ये वही है। यहाँ पे है स्मूथ, और यहाँ पे अपन को म्यू दिया है, ठीक है। अब फोर्स लगा रहा हूँ, तो आपको पता है कि इस इनिशियल में यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये दोनों साथ में चलेंगे, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है,
तो यहाँ पे अब की बार जो फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर तो पीछे लगेगा एफ, आगे एफ लग रहा है स्मॉल एम पे, और जो सेकंड वाला है दैट इज कैपिटल एम, वो फ्रिक्शन आगे लगेगा। यानी कि दोनों अगर सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब की बार इक्वेशन लिखूंगा, तो यहाँ पे दोनों की इक्वेशन इसकी आ जाएगी एफ माइनस स्मॉल एफ इजिकल टू स्मॉल ए, और यहाँ पे अपने पास निकल के आएगी एफ इजिकल टू कैपिटल ए टी, ठीक है। ये निकल के आएगी, बस इतना सा सिंपल है कि डायरेक्शन इसमें ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और कोई कंसेप्ट है कि नहीं, तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो लास्ट तक बने रहे, आपने सारे कंसेप्ट देखे, ठीक है। और इस सारे कंसेप्ट को एक बार क्या कर देना, शॉर्ट नोट्स बना देना, ठीक है, अच्छे से लिख देना, ताकि लास्ट टाइम एग्जाम के रिवीजन में काम आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना है बेसिकली मैंने आपको वैसे बता दिया है कि क्या करोगे आप। सबसे पहले इस जो आज का वीडियो का लेक्चर वो आपने देख लिया, अब इसके ऊपर PYQ लगाना अच्छे से, ठीक है। और फिर आप टेस्ट देना, पर्सनलाइज आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अच्छे से टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, मिस्टेक देखो कि कहाँ कर रहा हूँ, और जितना हो सके मिस्टेक को ओवरकम करने की कोशिश करो। तो इससे क्या हो जाएंगे, आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना जो न्यूटन्स का सेकंड पार्ट था दैट इज़ फ्रिक्शन, वो भी अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। अब जो नया लेक्चर है वो लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो, आज का वीडियो जो भी है लाइक करो, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपका थैंक यू, और आपको अगर अच्छा लगा है, ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मिलता हूँ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, थैंक यू।